अरे अकबरी, ओ भाई बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। रजिया बेगम हस्बे आदत तख्त पोश पर तकिए से टेक लगाए तस्बीह के दाने गिरा रही थी कि अपनी हमसाई कुबरा को आता देखकर सीधी हो बैठी। हाँ रजिया, तुम्हें तो पता है कि जब बड़े भाई के घर जाऊं तो फिर छुट्टी मुश्किल से ही मिलती है। हीना बेटा, जरा एक कप कुबरा खाला के लिए भी चाय का बना देना। हीना किचन में चाय बना रही थी और कुबरा खाला की आमद से बाखबर होते ही इसने खुद ही चूल्हे पर पकती चाय के सामान में इजाफा कर दिया था। और सुनाओ कुबरा, खैरियत से गई थी भाई के घर? हाँ रजिया बेगम, लुबना की बेटी की सालगिरह थी। काफी बड़ा प्रोग्राम था इनका, सभी खानदान वाले मौजूद थे। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सोचा फिर कभी चली जाऊंगी, फोन पर माजरत कर लेती हूँ। लेकिन अगले दिन भाई और भाभी मुझे खुद ही लेने आ गए तो मजबूरन जाना पड़ा। इसी वक्त हिना की आमद हुई। ट्रे में 3 कप से चाय वो मतानत से चलती मेज के करीब आ रुकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं कुबरा खाला? अरे वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, ठीक हूँ। तुम बताओ मेरी बेटी कैसी है? हिना को देखकर इनका सिर खून भर गया था। अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए हिना को ही बेटी बना रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट हूँ। वो माँ नहीं थी, मगर इनसे माँ जैसी ही खुशबू फूटा करती थी। कुबरा खाला को कब पकड़ा कर वो भी वहीं बराजमान हो गई। कहाँ थी आप इतने दिन खाला? ये राशिद भाई के घर गई थी, इसकी पोती की सालगिरह पर। बताया तो नहीं था आपने? हाँ, तो जाने का इरादा भी तो नहीं था ना मेरा। तबीयत खराब थी ना, इसलिए बस यूं समझ लो कि जबरदस्ती जाना पड़ गया मुझे। हाय कुबरा, जब इतने प्यार करने वाले बहन भाई साथ हों तो फिर तबीयत क्यों कर खराब हो? रजिया बेगम की आंखों में हसरत बोल रही थी और देखते ही देखते इनमें नमकीन पानी भी भर गया। हिना ने अपनी माँ की आंखों में देखा, जहाँ दर्द ही दर्द था। तन्हा रह जाने का दर्द, कोई हमदर्द ना होने का दर्द। तो इसकी अपनी आंखें भी डुबडुबा गई। वाह रे किस्मत, इनकी ना कोई बहन थी ना भाई, माँ बाप ही चल बसे थे। और भरी दुनिया में दुखों को झेलने के लिए वो दोनों माँ बेटी अकेली रह गई थी। जब से इसने होश संभाला था तो अपने गिर्द अपनी माँ को ही देखा था। रफ्ता रफ्ता इसे समझ आ गई कि इसका पूरा खानदान सिर्फ इसकी माँ ही थी। जब भी वो दुखी होती तो इनकी गोद में मुंह छुपाकर रो लेती थी। लेकिन इनके पास कोई ऐसा कांधा नहीं था कि जिस पर सर रखकर वो अपने सारे आंसू बहा लेती। हिना, जी खाला, कहाँ खो गई? कब से बुला रही हूँ? अरे नहीं खाला, आप बताएं क्या कह रही थी? एक यही खाला तो थी जिससे वो दोनों माँ बेटी दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। मैं कह रही थी कि अगले महीने सादिया की बेटी की शादी है, तो फिर तुम चलोगी ना मेरे साथ? नहीं, भला मेरा वहां क्या काम खाला? लो भाई, लड़कियों का शादी में क्या काम होता है? छुट्टी मिलना मुश्किल है खाला। अरे हिना बेटा, कुबरा खाला इतना कह रही है तो चली जाना। अच्छा देखूंगी अम्मी, इसने टाला। दरअसल वो नहीं जाना चाहती थी। आने जाने से, मिलने मिलाने से ही जान पहचान बनती है बेटा। अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा, तुम्हारी शादी का भी। कुबरा खाला ने इसके घुटने पर हाथ रखकर एक उम्मीद से कहा, मुझे अब कोई जरूरत नहीं है खाला। इसका लहजा पत्थर से ज्यादा सख्त था। बस अब वो वहां मजीद नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उठकर अंदर चली आई। इसके जाते ही रजिया बेगम रोने लगी। अरे तुम भी हिम्मत हार दोगी रजिया, तो फिर इसे कौन तसल्ली देगा? कुबरा खाला ने रजिया बेगम के आंसू पोंछते हुए कहा, कैसे हिम्मत ना हारूं? अगले महीने ये 35 की हो जाएगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये किसके सहारे जिएगी? अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, वो परवरदिगार है। अगर इसने पैदा किया है तो कहीं कोई जोड़ भी जरूर बनाया होगा। अच्छा मैं चलती हूँ अब। फिर वो इजाजत लेती चली गई। इनके हाथ एक बार फिर दुआ के लिए उठ गए थे। रजिया माँ बाप की इकलौती बेटी थी। रहीम खान ने रजिया से शादी अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ की थी, इसलिए इसके घर वालों ने इससे कोई ताल्लुक न रखा था। मगर फिर भी इसने रजिया को कभी किसी की कमी महसूस न होने दी। दुनिया की खैर खुशी इसकी झोली में डाल दी। फिर इन खुशियों में गूंजने वाला तीसरा कहका भी शामिल हो गया, जो हिना का था। इनका घर सही मायनों में जन्नत बन गया था। कहते हैं जब नजर लग जाए तो रौनक तबाह हो जाती है, हंसते बसते घर बर्बाद हो जाते हैं। इनकी खुशियों को भी नजर खा गई। रजिया बेगम उछड़ गई जब इसे इत्तला मिली कि रहीम खान इस दुनिया में नहीं रहा। कुदरत ने अचानक ही इसके सर से सुहाग की चादर उतार फेंकी थी। रहीम खान के घर वालों को इस हादसे की इत्तला दी गई।
मगर वो ऐसे पत्थर थे कि इसके जनाजे पर भी न आए। न जाने कैसे बेहिस लोग थे। रजिया अपनी बेटी हिना के साथ अपने वालिदैन के घर आ गई। वक्त गुजरता गया और इजराइल दो चक्कर लगाकर इसके माँ बाप की रूह भी खींच गया। हालात से समझौता करती रसिया अपनी बेटी की खातिर जिंदा रह गई। कार्ड आया है शादी का। वो खाना खा रही थी जब रजिया बेगम ने इसे बताया। किसकी शादी है अम्मी? अरे सादिया की बेटी जहरा की। इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुबरा पूछ रही थी तुम जाओगी शादी पर? अम्मी प्लीज आप मना कर दें कुबरा खाला को। इनके रिश्तेदारों की शादी में भला मेरा क्या काम? वो बुरी तरह छिड़ गई। कुबरा खाला की भांजी की बेटी की शादी में भला इसके जाने की क्या तुक थी? अरे वो इसरार कर रही हैं। सुबह भी कह रही थी 1-2 दिन की तो बात है। बेटा चली जाओ ना। अच्छा देखूंगी अम्मी। परसों जाना है इसलिए कल हेड से बात कर लेना। जमाने के सर्दो गर्म सहकर रजिया ने हिना की परवरिश की और इसकी तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। एक स्कूल में मुलाजमत के लिए इसने हिना को हर आसाइश दी। हिना के लिए स्कूल से कॉलेज तक का सफर कठिन था, लेकिन इसके बाद वो भी अपनी तालीम के अखराजात के लिए मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाने लगी। एम फिल करने के बाद वो स्कूल में टीचर लग गई और साथ ही रजिया बेगम के इख्तलाफ के बावजूद पीएचडी में दाखिला ले लिया। अब पिछले 3 सालों से वो एक सरकारी यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोफेसर की हैसियत से अपना आप मनवा रही थी। आ रही हो ना फिर तुम? हाला ने आते ही पूछा। जी हाला, बेदिली से इसने जवाब दिया। अच्छा और खूबसूरत से 4-5 जोड़े रख लेना। 4-5 क्यों? हाँ तो इतनी आसानी से वो लोग मुझे वापस नहीं आने देंगे और फिर तुम भी तो मेरे साथ ही आओगी ना। तो फिर रहने दे हाला, मैं नहीं जा रही। मुझे इतनी छुट्टियों की परमिशन नहीं है। अरे मजाक कर रही हूँ पगली, तुझे तो बस बहाना चाहिए ना जाने का। अगले दिन वो दोनों ट्रेन में बैठी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। वो 12वीं जमात में थी जब इसके लिए पहला रिश्ता आया था। वो जो भी था उम्र में इससे 3 गुना बड़ा था, इसलिए रजिया बेगम ने इनकार कर दिया था। फिर 3 साल बाद जो रिश्ता आया वो इन्हें बहुत पसंद आया। लड़का भी अच्छा था और इसके घर वाले भी। हिना इस वक्त मास्टर्स कर रही थी। जब हर तरह से तसल्ली हो गई तो उन्होंने हाँ कर दी। कुछ माह बाद लड़के वाले शादी पर जोर देने लगे। रजिया बेगम ने हिना के मास्टर्स मुकम्मल होने तक वक्त मांगा, मगर उन्होंने न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि रिश्ता ही तोड़ गए। इस बात ने इसे खासा डिस्टर्ब कर दिया था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर से पढ़ाई में मगन हो गई। तालीम मुकम्मल करने के बाद जब एक लंबे अरसे तक इसका रिश्ता न हुआ तो उन्होंने इसकी तस्वीर एक रिश्ते करवाने वाली औरत को दे दी। फिर जो रिश्ते आए इनमें से कुछ को वो पसंद नहीं आई, कुछ इन्हें अच्छे नहीं लगे। कोई इससे बहुत बड़ा था तो कोई इसको बहुत बड़ा कहते थे। 2 माह पहले ही इसने आंटी से अपनी तस्वीर ये कहकर वापस ले ली कि अब इसे शादी नहीं करनी। रजिया बेगम इसके रिश्ते को लेकर हम्मा वक्त परेशान रहती थी। वो इसके लिए एक नेक हमसफर और अच्छे नसीब की तलबगार थी, लेकिन इसके सर्द रवैये ने इन्हें गमज़दा कर दिया था। ताहम वो अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठी थी। इनकी जुबान 24 घंटे अल्लाह ताला से फरियाद करती थी। आंखें खुश्क ही न होती थी। हाथ पैर गाहे इलाही में उठ उठ कर थकते ही नहीं थे। लेकिन हिना थक चुकी थी, बेजार हो गई थी अपनी जिंदगी से। अगर मौत मांगने की इजाजत होती तो वो हर नमाज के बाद मौत मांगती। काश खुदकुशी भी हलाल होती। आखिर वो क्या करे, कहाँ जाए, कैसे अपने नसीब बदले। अपनी माँ के आंखों में आंसू इससे अब देखे नहीं जाते थे। बारहा इसने इन्हें समझाया था कि अब बस कर दें, ना रोया करें। जिंदगी ही है ना, गुजर जाएगी। तन्हा जिएगी तो क्या हो जाएगा, मरना भी तो तन्हा ही है ना, कब्र में भी तो तन्हा ही उतरना है, तो फिर गम कैसा। एक दिन तो थक्कर उतारने में ही गुजर गया। अच्छी भली रूटीन का बेड़ा गर्क कर दिया था इस शादी ने। वो पूरे 4 दिन लगा कर आई थी। यूनिवर्सिटी से भी छुट्टियां हो गई थी। इतनी गैर जिम्मेदार तो वो कभी नहीं रही थी, मगर खाला की जिद थी। बहरहाल शादी में जाने से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ इन लोगों से मसला था जो इसे देखकर आपस में सरगोशियां करने लगते थे। इस पर उठती कई मायने खेज नजरें, इसकी बढ़ती उम्र के तस्करे करती जुबानें इसे हमेशा कंफ्यूज कर दिया करती थी। यही वजह थी कि वो शादी या किसी भी ऐसी तकरीब में जाने से गुरेज करती थी जहां लोगों की बड़ी तादाद मौजूद हो। इसने अपने हालात से समझौता कर लिया था, मगर दुनिया इसे एहसास से कमतरी में मुब्तला रखती थी। वो लोगों को ये यकीन दिलाने से कासिर थी कि अब इसे किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं थी।
मैं बात करूंगी इससे। इसने रजिया खाला को यही कहते सुना। फिर कुबरा खाला इनके कान में खुसर फुसर करने लगी, तो इसे देखकर दोनों खामोश होगी। होगी कोई इनकी पर्सनल बात, ये सोचकर इसने इनके दरमियान बैठना मुनासिब ना समझा। हिना इधर आओ बेटा, बात करनी है तुमसे। जी अम्मी। बेटा वो जोहरा अपने बड़े बेटे के लिए कल तुम्हें देखने आ रही है। क्यों? मुझे क्यों देखने आ रही है? मैं कोई चीज हूँ? कोई शो पीस हूँ जिसका दिल करता है मुझे देखने आ जाता है, पसंद नहीं आती तो छोड़कर चला जाता है? आप ही बता दे अम्मी, क्या हूँ मैं? जिंदगी के कई साल इसने खुद को दूसरों के लिए संवारा था। कभी कोई देखने आ रहा होता था तो कभी कोई। बस इससे इसका नाम और काम पूछते थे। कुछ औरतें तो इसे ऐसे देखती थीं जैसे बाजार से कोई मशीन खरीदते वक्त इसकी जांच पड़ताल की जाती है। अरे बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा रिश्ता लेकर आ रही हैं। आपने इनको नहीं बताया कि मुझे अब शादी नहीं करनी? ऐसा क्यों कह रही हो हिना? सारी जिंदगी पड़ी है, तन्हा कैसे गुजारोगी? वैसे ही जैसे ये 35 साल गुजारे हैं अम्मी। मैंने हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रहना बेटा। मैंने कौन सा हमेशा रहना है अम्मी? वो लोग भी तो होते हैं ना जो 40 साल भी मुश्किल से जिंदा रहते हैं। हिना वो दिल पर हाथ रख के इसे फटी आंखों से देख रही थी, जबकि इसने वहां रुकना गवारा ना किया। अगले दिन कुबरा खाला ने भी इसे समझाया, मगर वो एक ना मानी। शाम को जो खातून रिश्ते के लिए आई, इसने इनसे मिलने से इनकार कर दिया। माफ कीजिएगा बहन, मगर मेरी बेटी राजी नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं बहन, लेकिन आपको इसे समझाना चाहिए कि इसने गलत फैसला लिया है। चले, जब आपकी बेटी मान जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इसे बहू तो मैं ही बनाऊंगी। इनकी बात पर रजिया बेगम फकत मुस्कुरा कर रह गई। निगत बेगम के 2 बेटे थे, शहजाद और फवाद। शहजाद बड़ा था और फवाद छोटा। हार्ट अटैक होने पर इनके शोहर अपनी बीवी को बेटों के सहारे छोड़ते खुद इस दारे फानी को खैर आबाद कह गए थे। शहजाद ने इस नाजुक मौका पर बड़े बेटे का किरदार अदा करते हुए माँ और भाई को संभाल लिया। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसने दिन रात मेहनत की और अपनी जात को यकसर फरामोश किए छोटे भाई का मुस्तकबिल संवारने लगा। इसकी अनथक मेहनत रंग लाई और कारोबार इस कदर वसी हो गया कि बैरूने मुल्क में भी इसकी शाखें फैल गई। फवाद पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद भाई का पूरा पूरा साथ देने लगा। निगत बेगम अपने बच्चों की इस कदर मेहनत और कामयाबी पर बहुत खुश थी। ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में जो बिजनेस ब्रांचेस थी, इन्हें शहजाद ने हैंडल कर रखा था, जबकि पाकिस्तानी ब्रांच को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी फवाद पर थी। फवाद दिन भर का थका रात को कुछ वक्त माँ के साथ गुजारता, जबकि शहजाद ने खुद को इतना मसरूफ कर रखा था कि कभी कभार ही फोन पर बात किया करता था। उन्होंने बारहा शहजाद से शादी के टॉपिक पर बात की, मगर वो ये कहकर टाल देता कि शादी करने का टाइम ही कहाँ है मेरे पास अम्मी। वो जब भी पाकिस्तान आता वो इससे इसी टॉपिक पर बात करती, मगर वो किसी तौर राजी ना होता था। निगहत बेगम तनहा रहती थी। घर में काम काज के लिए नौकर चाकर मौजूद थे। कर्ज इन्हें हर तरह का आराम मुयस्सर था, लेकिन सुकून की कमी इन्हें रुलाया करती थी। वो सारा दिन रोती रहती थी, तन्हाई इन्हें काट खाती थी। इन्हें शिद्दत से बहू और पोते पोतियों की ख्वाहिश थी, जिसे शहजाद ने पूरा करने से साफ इनकार कर दिया था। फवाद को भी ये जानकर दुख हुआ कि इसका भाई सारी जिंदगी शादी करने का इरादा नहीं रखता, हालांकि वो 40 से ऊपर का हो चुका था। माँ का ख्याल करते हुए शहजाद ने बड़े भाई होने का रोब जमाकर फवाद को शादी पर राजी कर लिया और यूं इसकी निस्बत सादिया की बेटी जोहरा से तय पा गई। भाई की शादी में शिरकत करने के लिए वो एक हफ्ते के टूर पर पाकिस्तान आया था। पूरे 2 साल बाद अपने बेटे को सामने देखकर निगहत बेगम खुशी से रो पड़ी थी। इनके सुख की खातिर इनका जान से प्यारा बेटा बिजनेस में ऐसा उलझा कि फिर अपने आप को ही भूल बैठा था। फवाद की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शहजाद का दिल शादी में शिरकत करने वाली इस महाजबीन पर आ गया था। वो सारा वक्त इसे ही देखता रहा था। इसे लगा वो पाकिस्तान आया ही इसे देखने के लिए था। इससे हैरत हुई कि वो पूरी दुनिया घूम चुका था, हजारों लड़कियों से मिल चुका था। सैकड़ों इसके दफ्तर में काम करने वाली हसीन मगरबी लड़कियां ऐसी थी जो खुद इसे प्रपोज कर चुकी थी, लेकिन इसका अपना दिल फिदा हुआ तो मशरकी हुस्न पर वो बहुत गौर से इस लड़की की हरकत को नोट करता रहा था, मगर इस परी पैकर ने एक बार भी नजर उठाकर इसे देखना गवारा नहीं किया था। इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज वो किसी और ही दुनिया में घूमती थी।
इसने महसूस किया कि यहाँ तो वो इस शादी में जबरदस्ती लाई गई थी या फिर वो लोगों को फेस करने से डरती थी। शादी खत्म होने पर इसने बिला झिझक अपनी मां निगहत बेगम से बात की और वो तो बेटी की ख्वाहिश पर खिल उठी। इन्हें तो जी जान से वो लड़की कबूल थी। माह रमजान का चांद नजर आ गया था। हर रूह सरशार हो गई थी। मुरझाए हुए चेहरे भी गुलाब की तरह खिल गए थे। टूटे दिलों को करार आ गया था। वो भी आजकल काफी खुश थी। यूनिवर्सिटी की टाइमिंग जो कम हुई, इसने सेकंड टाइम मदरसे में दूरी कुरान शुरू किया। शाम में नमाज और तरावी का एहतमाम और फिर तहज्जुद के बाद सहरी की तैयारी। ये वो लम्हे थे जिनका कोई मोल नहीं था। हर तरफ रौनकी ही रौनकी थी, बहार ही बहार थी, जिसने सबको निखार दिया था। वो सो रही थी जब गेट पर बेल बजी। अम्मी आ गई हैं शायद। वो बेड से उठी और दुपट्टा लापरवाही से गले में डालते बाहर आई। गेट खोला तो एक कती अजनबी शख्स सामने खड़ा था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे रजिया आंटी से मिलना है, पर अम्मी तो घर पर नहीं है। इसे इस कदर दिलचस्पी से देखता पाकर इसकी पेशानी पर सिलवटें पड़ गई और चेहरे पर नागवारियत। गले में झूलते दुपट्टे का एक पल्लू खींचकर इसने सर पर टकाया। कब तक आएंगी आंटी? कुछ ही देर में आ जाएंगी। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी नहीं। इसे सहूलत से इनकार करते हुए गेट बंद कर दिया। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं मुंह उठाकर। कुफत से बुड़बुड़ाते हुए वो एक बार फिर सोने चली गई। धड़ाधड़ दरवाजा बचा। वो उठ बैठी। बेल बजाने के साथ साथ कोई गेट को बुरी तरह पीट रहा था। आ रही हूँ भाई। इसने वहीं से आवाज लगाई। फिर फुर्ती से चप्पल पहनती गेट की तरफ भागी कि आज उन्होंने वाकई बेइज्जती कर देनी थी। कहाँ थी तुम? वो मैं सो रही थी। अरे पता नहीं कौन से गधे घोड़े बेचकर सोती हो कि सर पर कोई ढोल भी बजाए तो मजाल है टस से मस हो। वो इनके लताड़ने पर हक्का बक्का से इन्हें देख रही थी कि अंदर आने वाले शख्स की शरीर से मुस्कुराहट ने इसे पजल कर दिया। इसके सामने ही दिल ने दुहाई थी। उन्होंने ख्वामखा इस शख्स के सामने ही इतना डांट दिया। आओ बेटा अंदर आओ। बच्चा बाहर धूम में खड़ा है और तुम अंदर ख्वाब है खरगोश के मजे ले रही हो। दरवाजा तो खोल देती कम अज कम। खोला तो था, ये भी बताया था कि आप घर पर नहीं हैं। एक गैर शख्स के सामने इतनी इज्जत अफजाई पर इसका चेहरा लाल टमाटर हो रहा था। हाय मतलब वो अभी कुछ कह रही थी कि शहजाद ने बोलकर इन्हें चुप करवा दिया। अरे छोड़े ना आंटी, वैसे भी एक गैर आदमी को घर में आने की इजाजत कौन देता है? गलती मेरी है। मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करके आना चाहिए था। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा अपना ही घर है, जब चाहे आ सकते हो। शुक्रिया आंटी। हिना कहाँ जा रही हो? इसे जाता देखकर उन्होंने टोका। कमरे में अम्मी। अरे इनसे तो मिलो, ये शहजाद हैं, कुबरा खाला के भांजे, जोहरा के जेठ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। रहने दीजिए, मेरा रोजा है। हिना को तरस आया कि बेचारा रोजे में इतनी देर धूम में खड़ा रहा। वो वहीं बैठ गई। और बेटा घर में सब कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है आंटी। हिना की बंद होती आंखों ने इसे वहां से उठने पर मजबूर कर दिया। वो बहुत देर तक इसे चाहता देखता रहा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? रजिया बेगम सब्जी काट रही थी जब वो इनके पास आ बैठी। जी। वो नोट कर रही थी कि कुछ दिनों से इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आपने जगाया नहीं मुझे अम्मी। पहले तो तुम इतना नहीं सोती थी। दरअसल 2-3 रातों से मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सहरी में नींद की गोली खा ली थी। वो चले गए अम्मी? वो अजनबी याद आया तो पूछ लिया। नहीं मैंने नहीं जाने दिया, कुछ देरी की तो बात है। इफ्तार के बाद इसने वैसे ही चले जाना है। कह रहा था कि होटल में रह लूंगा, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। नमाज पढ़ने गया है, आता ही होगा। आपने मुझे नमाज के लिए नहीं जगाया। इसे शर्मिंदगी हुई। जोहर का वक्त हो गया था। जगाया था, लेकिन तुम गहरी नींद में थी। अरे लो आ गया शहजाद। लगता है आपको मेरा आना पसंद नहीं आया। वो बराहे रास्त इसकी आंखों में झांकते, इसके चेहरे को देखते मुस्कुराकर गोया हुआ। इसे यकदम शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वो जब से आया था वो सो रही थी। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप ठीक हैं क्या? जी मैं नमाज पढ़ लूं। आंटी मम्मा पूछ रही थी कि वो आपसे मिलने कब आए। हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं बेटा। आंटी मैं रोज रोज तो नहीं आ सकता, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। मैं आज भी बहुत मुश्किल से वक्त निकाल कर आया हूँ। जो भी जवाब है आप प्लीज मुझे दे दे। बेटा तुम इनकार ही समझो। क्यों आंटी, क्या कमी है मुझ में? कोई कमी नहीं है बेटा, बस मैं इसकी जिद के आगे मजबूर हूँ। दुपट्टे से भीगती पलकें साफ करते हुए रजिया बेगम ने शहजाद से कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं बात करूं? हाँ इसे इजाजत देते वो सर झुका गई थी। मैं कुछ मदद कर दूं आपकी?
और रात के खाने की तैयारी में बुरी तरह गर्क थी जब अचानक ही इसकी आमद हुई। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। वो पजल सी हो गई। वो मुसलसल इसकी हरकत सकनात पर नजर रखे हुए था। इसकी मौजूदगी में वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। आप कमरे में चले जाएं प्लीज, यहाँ बहुत गर्मी है। ये आपको सुबह भी सोचना चाहिए था। सॉरी, दरअसल मैं आपको नहीं जानती थी, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। चलें, कोई बात नहीं। मुझे आपसे कुछ कहना है ही ना। जी फरमाइए। आपको पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे कैसे पता हो सकता है? ये भी है। वैसे मेरी उम्र 42 साल है। इसने मुड़कर देखा। ये शख्स कहीं से 42 साल का नहीं लगता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 35 साल की नहीं लगती थी। ताहम इसने अपने हैरान कुन तासरात पर काबू पा लिया था और दोबारा काम में मसरूफ हो गई। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ ही ना, वहाँ मेरा अपना बिजनेस है। पाकिस्तान बहुत कम आता हूँ, और आता भी हूँ तो मामा की वजह से। मामा चाहती हैं कि मैं शादी कर लूँ, और मैं शादी नहीं करना चाहता था, बस इसीलिए पाकिस्तान नहीं आता था। मैं शादी, बीवी, बच्चे, इन सब बातों से बहुत एलर्जिक था। ये रिश्ते मुझे बोझ लगते थे, बस आजाद रहना चाहता था। लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, बेधड़क इसने कहा था। और हिना की तो जैसे जान ही निकल गई थी। जुबान गंग, बदन मुंजमद और आसाब शल हो गए थे। कब सोचा था कि वो ये कह देगा। बेयकीनी की धुन छठी तो चेहरे पर गम और गुस्से के तासुरात छा गए। उथल पुथल होती धड़कनों को संभालते और मुठियां भेजते इसने फरार होना चाहा, तो वो इसकी राह में किसी दीवार के मानिंद हायल हो गया। रास्ता छोड़े प्लीज। मैंने आपको अपने छोटे भाई फवाद की शादी में देखा था और सोचा था कि बाकी की जिंदगी आपके नाम कर देनी चाहिए। पहली बार एहसास हुआ कि अगर आप जैसी बीवी होगी तो यकीनन बच्चे बोझ नहीं लगेंगे। इसके शरीर लहजे के बरअक्स वो सपाट चेहरा लिए खड़ी थी। आज तक इसकी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं आया था जिसने हक जताकर बात की हो या फिर इतनी हिम्मत करके इसे प्रपोज किया हो। वो इसके दाहिनी तरफ से निकलकर जाने लगी थी, मगर इसने दीवार से लगकर इसकी ये कोशिश भी नाकाम बना दी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बेतकल्लुफी की सारी दीवारें गिराता वो इसे कह रहा था। 3-3 घंटे एक टॉपिक पर लेक्चर देने वाले की जुबान इस वक्त तालू से चिपक गई थी। कल मामा आएंगी, मुझे उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगी। वो लंबे लंबे ढक बढ़ता बाहर को चला गया। अभी तक इसके बदन से उठने वाली इस मशहूर कुन खुशबू के जेरे असर खड़ी थी। इसने सर उठाया तो एक आंसू पलकों की बाढ़ में अटका हुआ था। रात का खाना इसने अपने कमरे में खाया था। फिर टहलते हुए वो खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर का मंजर कितना अजीब था। अम्मी इससे न जाने क्या बातें कर रही थी, जबकि वो भी मुस्कुराते हुए सर हिला रहा था और जवाबन कुछ कह भी रहा था। जाते हुए इसने एक दिल फरेब मुस्कुराहट इसकी तरफ भी उछाली थी। इसने तेजी से खिड़की का पर्दा गिरा दिया और बेड पर लेटकर आंखें मूंदे नींद की तमन्ना करने लगी। आज निगहत बेगम आई थी, बड़ी चाह से तुम्हें मांग रही थी। सच पूछो तो मुझे शहजाद बहुत पसंद आया है, बड़ा प्यारा बच्चा है। मैंने इन्हें हाँ कर दी है। हिना ने इनकी आखिरी बात पर चौंक कर देखा। वो यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई थी और फ्रेश होकर लेटने लगी थी कि रजिया बेगम इसके पास आ बैठी। 2-4 बातें करने के बाद उन्होंने मतलब की बात की तो वो बेचैन सी हो गई, लेकिन खिलाफे मामूल खामोश रही। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? उन्होंने इसका हाथ थामते हुए पूछा। हिना ने देखा कि माँ का चेहरा खुशी से धमक रहा था। वो धीरे से सर झुकाते सर नफी में हिला गई। उन्होंने आगे बढ़कर बेटी की पेशानी चूम ली। 2 दिन बाद ईद थी और ईद के दूसरे रोज इसका निकाह था। दिन कम थे और काम ज्यादा। निगहत बेगम तकरीबन रोज ही इसे अपने साथ ले जाती, कभी ज्वेलर के पास तो कभी किसी डिजाइनर के पास। बाजारों के चक्कर लगा लगा कर वो खुद गहन चक्कर बन गई थी। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। रजिया बेगम की खुशी दीदनी थी। इनके पांव जमीन पर ही ना पड़ते थे। वो बार बार आसमान की तरफ सर उठाकर परवरदिगार का शुक्र अदा कर रही थी। दुल्हन बनी हीना को शहजाद के पहलू में बिठा दिया गया था। दुल्हन का जो रूप इस पर चढ़ा था, इसे देखकर निगहत बेगम भी सदके वारी जा रही थी। शहजाद की नजर जो हीना पर पड़ी तो वो मबहूत रह गया। कुरान के साय में ढेरों दुआएं देते रजिया बेगम ने इसे अपने घर से रुखसत किया था। निगहत बेगम के आंगन में तो गोया चांद उतर आया था। तमाम रिश्तेदार रश्क कर रहे थे। माशाल्लाह, दुल्हन तो चांद का टुकड़ा है।
इसके पास खड़ी किसी औरत ने इस पर कमेंट किया था। इसे शहजाद के बेडरूम में बिठा दिया गया। वो इस कमरे को देखे जा रही थी जो किसी ताजमहल से कम नहीं था। इतना आलीशान कमरा इसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। अल्लाह ताला ने इसकी माँ की दुआओं को रद्द नहीं किया था। वो बेड से टेक लगाते आंखें मूंद गई। जिंदगी के इस लंबे सफर ने इसे थका दिया था। इसके पैरों में छाले पड़ गए थे। न जाने वो कब से चल रही थी, एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में। अस्सलामुअलैकुम। इसके हड़बड़ाकर आंखें खोलने पर वो मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम। लगता है आप काफी थकी हुई हैं। बेड पर इसके पास टेक लगाते हुए इसने कहा तो वो धीमे से सर हिला गई। आंटी ने बताया था मुझे कि आप थक गई हैं। वो हैरान हुई थी इस बात पर। आपको मालूम है जिंदगी में किस चीज की देर ने आपको थका दिया था? इसके पूछने पर वो नासमझी से शहजाद को देखने लगी। कौन की? सिर्फ कौन की देर थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन यानी हो जा और फाया कुन, बस वो हो जाती है। इसने देर से दिया लेकिन क्या दुरुस्त नहीं दिया? वो बराह रास्त हिना की आंखों में झांक कर पूछ रहा था। आप मायूस हो गई थी। हालांकि जिसका रब हो इसे मायूस नहीं होना चाहिए, या ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि आप मैच्योर हो गई थी, कि आपको एक मर्द के सहारे की जरूरत नहीं रही थी। लेकिन जब वो कुन कह रहा था तो आप क्यों नहीं मान रही थी? मेरे ख्याल में तो आपको एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने से इनकार नहीं करना चाहिए था जिसकी पसली से आपको बनाया गया था। वो बिना पलक झपकाए इस जादूगर को देख रही थी जो इसे अपने अल्फाज के जाल में फंसा रहा था। मैं भी शादी जैसे रिश्ते के खिलाफ था ही ना, लेकिन फिर आपको देखते ही मैं खुद को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि औरत के बगैर जिंदगी गुजारने वाले मर्द बेवकूफ होते हैं। वो मुस्कुराया। क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? क्या कहूँ मैं? इसके कुन ने मुझे बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा शहजाद। वो धीरे से सर झुका गई। अगर आप ज्यादा थक गई हैं तो सर रखने के लिए मेरा कांधा हाजिर है। इसका शरारती लबो लहजा इसके चेहरे पर मुस्कुराहट के रंग बिखेर गया था। क्या आपको नहीं लगता कि ये सर मुझे पहले सजदे में रखना चाहिए? यकीनन यकीनन। बेड से उतरते हुए इसने अपना मजबूत हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। वो अपना दायां हाथ इसके हाथ में देकर भारी भरकम लहंगा संभालते नीचे उतरी। वो दोनों अब मुसल्ले पर हाथ बांधे अपने रब का शुक्रिया अदा कर रहे थे जिसने देर से ही सही मगर कुन कहकर इन्हें जिंदगी की कठिन शाहराह पर तन्हा नहीं रहने दिया था।